नाजरीन, सबसे पहले उर्दू दनक प्रोग्राम में आप लोग का खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की समाजी, इक़्तिसादी, माली और सियासी के साथ साथ तहजीबी और तालीम व सेहत के मुतालिक मौजू पर गुफ्तगू होंगी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान ग्रामी हैं ताज मोहम्मद साहब, जो एक अरसे से नेपाली पॉलिटिक्स में, नेपाली सियासत में पूरी कहा जाए तो वो पूरी अपनी उम्र ही उसी में लगा दिए हैं और ख़ास तौर से ये हमेशा नेपाल के मुसलमानों के हक़ और हुकूक के बारे में हमेशा लड़ते आए हुए हैं। आज मैं इनसे इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं चंद बातों को करके गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सबसे पहले मैं आपको इंडिजीनियस टेलीविज़न के उर्दू दनक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो आए और टाइम दिए, और हमारे नाजरीन को भी आप अपनी बातें जो कहने के लिए कोशिश में आए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से नेपाल में जो अभी मुसलमान रह रहे हैं, इनके बारे में या इनके हालात के बारे में अभी के कंडीशन में क्या कहेंगे आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने भी ये टेलीविज़न जो देख रहे हैं सारे नेपाली भाइयों, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, सबको मैं अपने तरफ से मैं अस्सलाम वालेकुम अभिवादन व्यक्त करना चाहता हूँ। और अभी नेपाल के मुस्लिम का हालत पहले से बहुत अच्छा है, मगर संविधान में हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ करके जो संविधान में जो व्यवस्था कराया, मगर अभी उसको कार्यान्वयन में थोड़ा अभी दिक्कत है। अभी यही है कि अभी मुसलमान के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले, जैसे जेनजी आंदोलन होने से पहले हम लोगों ने दो विधेयक समिति से पास करके हम लोगों ने सदन में टेबल करवाया था, और उसके कुछ दिन के बाद ही जेनजी आंदोलन हुआ, और जेनजी आंदोलन होने के बाद सदन विघटन हुआ। अभी से सदन में वो टेबल है, जैसे एक है शिक्षा विधेयक, एक है निजामती कर्मचारी विधेयक। ये दोनों विधेयक अभी सदन में हैं। अगर वो इंशाल्लाह वो पास हो जाए तो नेपाल के मुसलमान के लिए लगभग 90% जितना भी समस्या है उस समस्या हल हो जाएगी। हम लोग यही दुआ करते हैं। और अभी जो सांसद लोग जो आए हैं वो लोग से भी हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम लोगों का 9 मुस्लिम सांसद है अभी के पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह वो लोग से हम लोग बैठ करके और वो लोग को एक डायरेक्शन देंगे कि आप लोग इसी हिसाब से आप लोग आगे चलिए, और उसमें अगर ये सदन में जो गया है उसको अगर टेबल हो जाएगा तो पास होने के बाद बहुत अच्छा हालत नेपाल के मुसलमान का होगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी जो हालात तराई के इलाके में ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ में जो ये कौमी फ़िरके के वजह से, यानी जो हालात बनी हुई है, वहाँ के लोकल लोग या कहिए बॉर्डर उस पार से जो लोग आकर के थे वहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम का जो उस किस्म से फेलिंग करवाते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अभी जो तराई और मधेश में जो भी ये सामाजिक सद्भाव बिथोलने का और ये सहिष्णुता इसको भंग कराने का और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए जो भी शक्ति जो सक्रिय है, उससे नेपाल के गवर्नमेंट बहुत सचेत होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नेपाल के मुस्लिम के अगर आप इतिहास देखें तो तराई मधेश में जो भी मुसलमान जो रहते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, चाहे राजनीतिक दल को चाहे वो सरकार को, बार बार ये कहता हूँ कि नेपाल में रहने वाले जो मुसलमान हैं, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे मधेश में हो, चाहे तराई में हो, ये लोग का एक है कि राष्ट्रीयता के प्रति ये बहुत सचेत और संवेदनशील समुदाय है।
अभी तराई मधेश में जो भी मुसलमान बॉर्डर साइड में, वो तो दक्षिण साइड है, वो तो बॉर्डर साइड है, वहाँ पर जो रहते हैं वो लोग एक राष्ट्रीयता के एक प्रतीक हैं, अपने देश को बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, हमारे इस्लामिक अगर हिसाब से हम लोग देखते हैं तो भूगोल को, मुसलमान भूगोल को उतना उसको प्रायोरिटी नहीं देता है भूगोल को, मगर जब अपना देश का जब मामला आता है तो मुसलमान अपने देश का रक्षा के लिए वो चाहे जैसा भी कुर्बानी देने के लिए है वो पीछे नहीं रहता है मुसलमान। ये हम लोगों का सिर्फ ये नेपाली नहीं, वो विश्व भर का मुसलमान का वही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मधेश आंदोलन, जब तराई मधेश में जब मधेश आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को हम लोग एक विखंडनकारी आंदोलन के रूप से हम लोग उसको समझते हैं। अब वो आंदोलन ऐसा था कि एक स्वायत्त मधेश, वो चाहे जब भी ऐसा नारा लगा दिया था कि वो देश से किसी भी वक्त वो लोग चाहे तो अलग हो सकता है, ऐसा किस्म का वो नारा लगा करके मधेश आंदोलन किया। और वो मधेश आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने उतना उस पर सक्रियता नहीं दिखाया, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग था। वो मुस्लिम समुदाय को हम लोग ने जागरूक कर करके वो बोले कि भाई ये लोग का उद्देश्य थोड़ा फर्क है। तब मुस्लिम और ये आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, ये सब ने उतना उस आंदोलन को उतना सक्रियता के साथ नहीं लिया और आंदोलन को साथ भी नहीं दिया। कुछ लोग पार्टी के जो झोला बोकने लोग हैं वो लोग तो कुछ तो चलेंगे, मगर समग्र मुस्लिम समुदाय वो आंदोलन पर सक्रियता नहीं हुआ। अब इस वजह से अभी तराई मधेश में मुस्लिम समुदाय के ऊपर वही चीज़ को ले करके अभी बार बार चारों तरफ से हर एक ग्रुप बना करके मुस्लिम समुदाय को कैसे तोड़ने का है, ये इससे कैसे बदला लेने का है। अगर उस समय मुस्लिम समुदाय अगर साथ देता तो शायद बहुत कुछ हो सकता था नेपाल में। अभी तक वो तराई मधेश हम लोगों के साथ में रहता कि नहीं रहता वो अलग बात थी, मगर मुस्लिम समुदाय ने जो राष्ट्र के लिए जो कुर्बानी दिया है, वो कुर्बानी को उसी का बदला अभी ले करके ये लोग के ऊपर, जैसे मुस्लिम समुदाय सहिष्णुता, सद्भाव, एकता के ऊपर जो नेपाल को अपना एक राष्ट्र के रूप से जैसे मोहब्बत, अपने दिल को जैसे मोहब्बत कोई करता है तो उस हिसाब से मोहब्बत कर रहे हैं। मगर इसको तोड़ने के लिए अब चारों तरफ से कभी कोई बजरंग दल बनाता है, कभी कुछ दल बनाता है, कुछ कोई सेना बनाता है, कोई शिव सेना बनाता है, कोई कुछ सेना भाई नेपाल में एक ही सेना है, वो नेपाली सेना है। भाई ऐसा चीज़ बना करके नेपाल को एक विखंडन करने का और नेपाल का जो सहिष्णुता, सद्भाव और एकता का जो एक नेपाल एक प्रतीक है, उसको तोड़ करके यहाँ पर बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप करके और नेपाल के मुस्लिम लोगों को अभी उस हिसाब से एक, मैं तो बोलता हूँ कि उस हिसाब से बदला ले रहे हैं। मगर ये सब वो जो बदला ले रहे हैं वो लोग को मैं ये बता दूँ, मुस्लिम समुदाय उस कौम का, उस नबी को जो मानता है कि आप ताइफ में आप देखिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में जब अपना ये इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जब गए, उनके ऊपर इतना यातना दिया, पत्थर मारा, सब कुछ किया, सारा शरीर से सब खून बहने लगा। दोनों ताइफ के दो पहाड़ में दो फरिश्ते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आ करके उन्होंने बोला कि या रसूल आप बोलिए, दोनों पहाड़ में एक एक फरिश्ते हैं, मैं हुक्म दूंगा कि ये फरिश्ते दोनों पहाड़ को एक कर करके ताइफ के लोग को ज़मीन के अंदर धंसा दे। मगर हुजूर ने नहीं, ये लोग साथ देंगे, इनके जो औलाद लोग हैं, इनके जो नस्ल हैं, वो लोग हम इसको साथ देंगे, तो इनके आने वाली नस्ल यही रास्ते पर वो लोग चलेंगे बोल करके। इस हिसाब से वो एक अपने आप को एक सब्र से चलने वाला एक कौम है, उस नबी के एक कौम है। इसीलिए मुसलमान कभी बदले के भावना से कभी नहीं देखता है। इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए, हम लोग जो सब्र और हम लोगों का इम्तिहान लेकर के जो सब्र को हम लोग को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस पर वो जो अराजक और असहिष्णुता जो तत्व है वो कभी सफल नहीं होगा नेपाल में। इसलिए हम लोग सबसे पहले हमारे हुजूर ने कहा है तुम जिस देश में रहो उस देश को मोहब्बत करो, यही है। इसीलिए हमको नेपाल का कानून से, नेपाल का कानून तो अभी बना है, हम लोग का कानून तो 1400 साल पहले से कानून आया है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं।
यहाँ पर तो नेपाल का कानून तो हर एक समय संशोधन हो सकता है, मगर वो कानून नहीं संशोधन हो सकता है। इसीलिए हम लोग उस कम्युनिटी के लोग हैं जिस कम्युनिटी का लीडर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इस्लाम तो ये भी सिखाता है आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के संविधान को मानते हुए अपने मजहब को माना। हाँ, मगर ये मैंने कह रहा हूँ, क्योंकि जो जितना कानून अभी नेपाल का जो कानून है उससे ज़्यादा वफादारी हमारा जो हदीस है, बेशक, हाँ वो है, वो क्लियर है, वो संशोधन नहीं हो सकता है। नेपाल का कानून संशोधन हो सकता है। इसीलिए हम लोग मुसलमान के ऊपर कोई भी तत्व लोग नेपाल के मुसलमान को गलत नज़र से न देखें। ये हम लोगों को उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इतिहास देख लें, उसी में काफ़ी है। अच्छा, ये बार बार जैसे कहा जाता है यहाँ पर कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान नेपाल में आए हैं, इसको निकालो, ये कौन सा एक संगठन है तराई का, ये लोग नारा लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान है कहाँ, है ही तो नहीं है। तो ये लोग ये क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लोग क्या करते हैं कि वो लोग का नाम लेकर के हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई ये हमारा काम नहीं है। कोई गलत है तो भाई नेपाल का कानून है, नेपाल सरकार है, भाई कुछ करो, तुम देखो। सिर्फ मुसलमान के ऊपर क्यों फोकस करते हो? यहाँ पर तो तिब्बत देखे ना, उस दिन जो जेनजी आंदोलन में सारे के सारे तिब्बती लोग आ करके फ्री तिब्बत का नारा लगाया था। भाई वो लोग के ऊपर कार्रवाई करो। भाई हम लोगों का मुसलमान आकर के कहाँ ये मुसलमान राज्य होना चाहिए बोल करके कोई आवाज़ उठाया है? भाई कोई इक्का दुक्का कोई आया हुआ, सब समुदाय में वो प्रॉब्लम है, सब कम्युनिटी में प्रॉब्लम है। मगर इसको देखने के लिए वो हम लोगों को वो तिरछी नज़र बोलते हैं ना, उस देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई सरकार का जो नज़र है उससे देखें। भाई तुम कौन होते हो दूसरे के समुदाय को ये सब अवहेलना कर करके, ये भाई ये बाहर से आए हुए, ये है वो है। भाई नेपाल के मुसलमान, आप ये समझ लीजिए कि नेपाल के मुसलमान कोई भी बाहर से नहीं आया है, व्यक्ति बाहर से नहीं आया, यहाँ पर वो रिलीजन आया हुआ है। ये समझना चाहिए। इसीलिए अगर हम लोगों का इतिहास अगर मैं बात करूँ तो नेपाल के सबसे अगर पुराने और वफादार अगर कम्युनिटी कोई है तो नेपाली मुस्लिम समुदाय। भाई वो उसको इतिहास देखिए, 22 से 24 राज्य का, उससे पहले मुसलमान आ करके यहाँ पर ये राज्य एकीकरण या 22 से 24 के साथ रह करके इसको राज्य को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना खून बहाया हुआ है। और दूसरा कम्युनिटी कौन है जो ऐसा योगदान देने वाला? भाई बात करें। भाई हम लोगों का तो सारा का सारा खानदान सब शहादत प्राप्त किया हुआ है। ये लोग को, ये जो राजा रजौटे को और ये जो राष्ट्रीय देश एकीकरण के सवाल में सारा मुसलमान शहादत प्राप्त किया हुआ। हम लोग तो जो बचे हैं वो हम लोग के कुछ लोग व्यापार बिजनेस में बाहर गए थे, वही लोग के हम लोग वहीं से हम लोग का वो संतान हम लोग का आगे बढ़ा हुआ है। हम लोग का जितना था वो तो पहले सब खत्म हो गया ये राज्य एकीकरण के सवाल में। ये तो समझना चाहिए ना, इतिहास पढ़ो तब जा करके हम लोग का आरोप लगाओ। अच्छा, एक चीज़ ये आपने जो कहा, ये जो डाइवर्ट हुआ इसको कहा, ये जो अभी नेपाल में एजुकेशन सिस्टम है, ख़ास तौर से इससे मार मुसलमान खाता है। मुसलमान का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सुधारने के लिए, जैसे मान लीजिए मदरसा है, अभी कुछ लोगों ने मदरसा को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके वो किया है, बोर्डिंग स्कूल की तरफ थोड़ा सा वो किया है। लेकिन अगर हम मदरसा को ख़त्म कर देंगे तो कल आने वाले दिन में कहीं हमको मौलवी नहीं मिलेगा, कभी नमाज पढ़ाने के लिए, तरावी पढ़ाने के लिए। तो सुनिए ना, तो ये प्रोपेगेंडा जो है कि इसको इस तरीके से तोड़ा जाए, इसको हम लोग कैसे बचाएं? इसको हम ये सुनिए, अभी जो मैं अभी पहले जो शुरू में मैं बात किया था, जैसे अभी एक शिक्षा विधेयक हम लोग ने बहुत मेहनत कर करके सारा इतना उस समय का तत्कालीन सांसद लोग को सबको रख करके बहुत बात किया, पार्टी में लॉबिंग किया, हर एक पार्टी में लॉबिंग कर करके हम लोग ने एक शिक्षा विधेयक में जो मदरसा संबंधित जो प्रावधान है उसको उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेपाल के मदरसा को आधुनिकीकरण उसको करना होगा और उसमें उर्दू, अरबी, इंग्लिश और नेपाली ये सब
विषय भी उसमें रखना होगा। और जो भी चाहे बाहर से पढ़ के आए हुए मौलाना लोग हो, मौलवी लोग हो, वो लोग का सर्टिफिकेट को मान्यता देना होगा। और मदरसा को जैसे और स्कूल वो अनुदान जो मिलता है, मदरसा को भी अनुदान देना होगा बोल करके उसमें लिखा हुआ कि आप ये सब करने के लिए आप मदरसा बोर्ड बना सकते हैं बोल करके, सरकार मदरसा बोर्ड बनाएगी बोल करके उसमें भी उस विधेयक में रखा हुआ है। और वो पास हो जाएगा तो मैं बोला कि कुछ ख़त्म हो जाएगा। मगर हम लोगों का भी थोड़ा कुछ समस्या है। नहीं, जैसे सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग का छोटा छोटा मदरसा है, 25, 30, 40, 50 विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं। अब उसको मर्ज कर करके उसको एक आधुनिक शिक्षा में ले जा करके, नहीं तो हम लोग अपना मदरसा से भाई उसमें तो कोई गलत शिक्षा पढ़ाई नहीं जाता, वो तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज जैसे हम लोग वो मदरसा में एक लैंग्वेज होता है, मदरसा में जैसे उर्दू में हम लोग पढ़ते हैं तो अरबी में पढ़ते हैं, तो उससे हम लोगों का इजी क्या होगा कि हम लोग धार्मिक ग्रंथ जो पढ़ते हैं उसके लिए वो एक माध्यम है। इसीलिए वो शिक्षा को हम लोग त्याग नहीं सकते हैं, वो तो कंटिन्यू चलेगा। मगर साथ साथ ये इंग्लिश भी रहेगा, नेपाली भी रहेगा, क्योंकि हम लोगों को अब सिर्फ दीन को सिर्फ नहीं देखना है, हमको दुनिया को भी हमको देखना है। और दुनिया में सब लोग से हमको कंपटीशन करना है। क्योंकि अभी तक नेपाल सरकार ने, अभी तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि हम लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी को विशेष अधिकार देना चाहिए। और नेपाल के मुस्लिम कम्युनिटी का अगर शिक्षा के स्तर आप देखेंगे तो दलित से भी नीचे है। इस हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं कि नेपाली मुस्लिम कम्युनिटी को विशेष अधिकार आप लोग दे करके अगर इसको मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे तब जा करके फिर हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। ये है समस्या। मगर हम लोगों को दूसरा एक समस्या भी है कि हम लोगों का मौलवी मौलाना लोग, हम लोगों का अग्रज लोग को भी ये सोचना चाहिए सिर्फ अब हम लोग सिर्फ मदरसा शिक्षा से नहीं होगा, हम लोग को आधुनिक शिक्षा पर भी ले जाने के लिए सब तैयार हो करके मर्ज कर करके दर्ता करना होगा। नेपाल के कानून आइन कानून के माध्यम से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो दोनों को हम लोग समावेश कर करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये खाली जैसे मान लीजिए यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम जितने नेपाल में मदरसा हैं, हमारे जहन में आता है, हमारे इल्म में है कि जैसे मान लीजिए कपिल वस्तु का सिराजुल उलूम हुआ, और उसके बाद में एक मदरसा और हुआ भैंसकुंडा का हुआ, उसके बाद में आपका जलपापुर का हुआ। ये 3-4 मदरसे ऐसे नेपाल में हैं जो मास्टर्स लेवल के पढ़ाई होता है, जो यहाँ से पढ़ कर के यानी गल्फ़ कंट्री में बच्चे, यहाँ के मदरसे के बच्चे सीधे जाते हैं वो मदनी या स्कॉलरशिप लेकर के। लेकिन उस स्कॉलरशिप को बेचारे भी यूज नहीं, उपयोग नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि नेपाल सरकार एनओसी उनको नहीं देता है। अब रही बात एक बहुत पहले नहीं, ये जो शिक्षा विधेयक आया ना, ये सब क्लोज कर दिया है। आप कहीं पर भी जा करके आप पढ़ सकते हैं, शिक्षा आप एजुकेशन आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ से आप सर्टिफिकेट जो जिस मास्टर डिग्री को है जो भी आप शिक्षा हासिल करके आएंगे ना, वो नेपाल सरकार आपको सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट को मान्यता दे करके उसी हिसाब से, जैसे अभी हाई स्कूल या कॉलेज किसी से आप पढ़ करके आते हैं तो आपको उस सर्टिफिकेट का मान्यता दे करके आपको उसमें ये जॉब के लिए जो इजी जो बना दिया गया, अभी वहाँ से जब आएंगे ना पढ़ करके, जहाँ से भी आप पढ़ करके आएंगे उसको नेपाल सरकार मान्यता दे करके आपको उस सर्टिफिकेट का वैल्यू और सरह कर करके आपको जॉब में इन्वॉल्व कराएगा। अब ये व्यवस्था आ चुका है, मगर अब संसद से पास होकर के जब वो होगा तो आगे बढ़ेगा, तब इसको कानून पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत ये एक मदरसा समन्वय समिति या क्या समथिंग था जी। देवेंद्र पौडेल जब शिक्षा मंत्री बने तो उसको उन्होंने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद में इस तरीके का अभी तक कुछ भी नहीं बना है। आप अभी कह रहे हैं कि एक विधेयक लाया गया है, वो विधेयक जब पारित होगा तब होगा। जो चीज़ था उसको तो डिसॉल्व कर दिया गया है, अभी लाया जा रहा है, वो पारित कब होगा ये तो बात की बात हुई। लेकिन फ़िलहाल जो बच्चे पढ़ करके और जो बेरोजगार हो रहे हैं उसको हल करना ज़रूरी है। तो क्या इसके लिए
नहीं क्या किया है? अभी सुनिए, अभी ये तो ये देखिए, ये राजनीतिक दल का भी थोड़ा व्यक्ति व्यक्ति पर जब कोई आयन कानून जब नहीं होता है ना, तो ये लोग के मातहत में सब कुछ आ जाता है। मगर ये लोग ने जो नेपाल के, आप तो जानते हैं कि नेपाल के जो मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा राज्य सत्ता थोड़ा उतना पॉजिटिव हिसाब से, सब पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पार्टी लोग नहीं देखता है, ठीक है, उसी का मार अभी तक पड़ा हुआ है। मगर जो आदमी वहाँ पर जाता है या किसी को मदरसा बोर्ड या मदरसा समन्वय समिति, जैसे हम लोग पहले शुरू में हम लोग कितना 2051 साल में जब नेकपा एमाले का जब सरकार बना, तो उस समय हम लोगों ने मनमोहन अधिकारी प्रधानमंत्री थे और माधव नेपाल उप प्रधानमंत्री, ये सब होकर के जब शिक्षा मंत्री उस समय मोदनाथ प्रसिद्ध थे, ठीक है, हम लोगों ने वो लोग को कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद मदरसा जांच कार्य दल 2051 साल में बनाया। आपने जो मदरसा का अभी कपिल वस्तु का नाम लिया है, उस जगह पर हम लोग जा कर के सारे मदरसा के लगभग 400 नेपाल के 450 मदरसा का सारा रिपोर्ट ला करके सरकार को बुझाया। तब से जा कर के वो मदरसा के बारे में सरकार थोड़ा सचेत हुआ और हम लोगों ने बार बार उसको प्रेशर करते रहे, प्रेशर आगे बढ़ाओ। और यह क्या हुआ कि अब वो मंत्री परिषद से करने वाला चीज़, कोई अन्य नियम तो नहीं था, मगर उसके वजह से, और वो लोग का दिल चाहे तो कर देगा, दिल नहीं चाहे तो नहीं कर देगा, इस चीज़ का माहौल था। अब जब ये सदन से पास होकर के विधेयक जब पास होगा ना, कानून बनेगा ना, तब जा कर के कोई रोकने वाला नहीं है इस पर, सीधे ऑटोमेटिक ये अपना प्रक्रिया आगे जाएगा। और उसमें रहने वाले, बोर्ड में रहने वाले कैसे लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, अब वो फिर वो एक उसका एक कार्यविधि बनेगा, वो कार्यविधि अनुसार आगे बढ़ेगा। मगर अब इसको रोकना किसी के बस में नहीं है। नहीं, देखिए ना, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए संस्कृत पाठशाला हुआ, संस्कृत विश्वविद्यालय है, अब गुम्बा का एक आपको लुम्बिनी विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से मुसलमानों के साथ में अगर होता तो शायद हमें नहीं लग रहा कि मदरसा का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। क्यों जाएगा वो हिंदुस्तान पढ़ने, क्यों जाएगा वो मिडलिस्ट पढ़ने के लिए अपने ही मुल्क में? हम लोग बहुत सोच उठे हैं। मैं तो देखिए, आपको मालूम है मेरे बारे में, मैं लगभग 2048 साल या 47 साल से कंटिन्यू ये कम्युनिटी के, ये मुस्लिम आंदोलन के लिए एक सशक्त ढंग से लगा हूँ। अभी तक कंटिन्यू उसी पर लग करके अपना काम किया। और 2065 साल चैत्र 3 गते उस समय पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जी का पहला सरकार था, गणतांत्रिक सरकार था। उस समय हम लोग एक आंदोलन किए, उसमें कोई न कांग्रेस, न एमाले, न माओवादी, न और कुछ और न मधेशवादी, सब लोग मिलकर, जितने भी मुसलमान लोग मिल करके एक कमेटी गठन किए। उसका था संयुक्त संघर्ष समिति था। वो संघर्ष समिति जब आंदोलन किया तो चैत्र 3 गते सरकार के तरफ से उस आंदोलन का, उस संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष मैं और सरकार ने हमको पत्र भेजा। पत्र भेजने के बाद हम लोग जा करके, उस समय शांति मंत्री जनार्दन शर्मा थे, उनसे हम लोग वार्ता में बैठे और वहाँ पर 6 बूंदे सहमति हुआ। उस सहमति में सबसे पहला मुद्दा ये है कि पहचान के बारे में था, ठीक है, और मदरसा और ये हज कमेटी और ये ईद बकरीद और ये मुहर्रम और ये 12 रबीउल, ये सब के विदा के लिए भी 6 बूंदे सहमति हुआ। वहाँ पर ये मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में हम लोग बहुत ज़ोर से बात उठाए थे और ये जो संवैधानिक मुस्लिम आयोग के बारे में बात उठाए थे और उस पर सहमति भी हुआ था सरकार के तरफ से। मगर अभी जो जितना भी काम जो मुस्लिम आयोग से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुस्लिम आयोग को एक सर्वशक्तिमान आयोग नहीं बनाया गया और उसको एक पेंडुलम के हिसाब से, सिर्फ सिफारिश कमेटी के हिसाब से उसको बनाने के वजह से ये सब लफड़ा हुआ है। और उसको पूरा अधिकार संपन्न आयोग अगर बना देता ना, तब कोई, जैसे दलित का देखिए अधिकार संपन्न है, महिला का देखिए अधिकार संपन्न, इस कैटेगरी में उसको रहना चाहिए था।
मगर उस समय कुछ पार्टी लोग ये मुस्लिम आयोग नहीं बनाना चाहिए बोल करके विरोध करने की वजह से, क्योंकि एक मुस्लिम का मुस्लिम तो एक तो कम्युनिटी के हिसाब से होता है और रिलीजन इस्लाम है, वो दोनों को नहीं, ये रिलीजन और इसका एक ही है, ऐसा होगा तो ये होगा वो होगा। ज़्यादा इस पर मधेशवादी दल, तत्कालीन मधेशवादी दल बहुत विरोध में थे। मुस्लिम को क्यों आप लोग ये आयोग देने की कोशिश कर रहे हैं बोल करके, विशेष रूप से तराई मधेश में जो रहते हैं ना, अपने आप को मधेश का ठेकेदार हैं, वही सब के विरोध की वजह से ये आयोग थोड़ा अधिकार संपन्न नहीं हुआ। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आयोग को थोड़ा इसको अधिकार दिया जाए, क्योंकि सिर्फ सिफारिश कुछ भी नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है। 4-5 करोड़ साल में मिलता है, इधर करो उधर करो, ख़त्म होता है न। उसके पास कोई योजना भी नहीं है, लागू करने का तो कोई उसका अधिकार ही नहीं है। जो भी है वो सरकार को सिफारिश करेगा। भाई उसको सरकार को सिफारिश करने से उससे ज़्यादा पावरफुल तो हम लोग जा कर के सरकार को अगर जोरदार ढंग से हम लोग बात उठाएंगे तो हम लोगों का बात लागू होगा, उससे ज़्यादा तो हम लोगों का बात लागू होता है। इसीलिए अभी मैं पार्टी में भी इसको जोड़ तोड़ से मैं उठाया हूँ कि ये मुस्लिम आयोग को एक अधिकार संपन्न आयोग किया जाएगा, नहीं तो ये सिफारिश कमेटी एक नाम का एक आयोग बना करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुस्लिम लोगों को वो लॉलीपॉप दिखाने का उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है और उससे कुछ मिलेगा भी नहीं मुस्लिम कम्युनिटी को। इसीलिए मुस्लिम आयोग को अधिकार संपन्न एक आयोग बना करके अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह सब सारा का सारा मसला सब हल हो जाएगा। एक हिंदूवादी राष्ट्र संस्था चाहिए बोलकर गया, उसने भी तो एक मुसलमान को एक इज्जत के लिए एक मुसलमान को उसने संसद में सिफारिश किया, बनाया। मगर हम लोग जितने भी हम लोग थोड़ा ओपन जो अपने आप को जो कम्युनिज्म लाइन से हम लोग चलते हैं, उसके थोड़ा दिमाग में भी कुछ न कुछ जो थोड़ा संकीर्ण भाव बोलता हूँ मैं। मगर पार्टी का समग्र पार्टी का ये सोच नहीं है, मगर कुछ लोग का जो हम लोगों के ऊपर जो संकीर्णता जो सोच रखते हैं ना, वो सोच ने कुछ काम किया। इंशाल्लाह उससे हम लोगों को कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं संसद में जाने से बाहर रह करके अपना आवाज़ उठा करके इसको मैं कार्यान्वयन के तरफ लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कम्युनिटी है। ये है मैं, मेरा कौन है, मेरा रिश्तेदार क्या है, मेरा किसको क्या करना है, ये हमको ये मतलब नहीं। मैं सिर्फ कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाऊंगा और वो आवाज़ उठाते उठाते वो कम्युनिटी, भाई जो भी पार्टी अच्छा ये कम्युनिटी के लिए अच्छा जो रास्ता दिखाएगा या वो कम्युनिटी का आवाज़ को लेकर के पार्टी चलेगा। क्योंकि एक सिर्फ मुस्लिम सिर्फ आवाज़ उठा करके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होने वाला। भाई कोई ना कोई पार्टी का एक छाता संगठन बन करके इसको आगे चलना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग सही रास्ते पर हैं। अभी मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दीजिए, ये लड़ाई है, लड़ते रहेंगे हम लोग, इंशाल्लाह हम सफल रहेंगे। और दूसरी बात जो अभी आपने बताया, जो हर एक समय तराई में जैसे इंडिया का मैं बात करता हूँ, इंडिया का सुबह से लेकर के शाम तक अगर आप टेलीविज़न आप खोलेंगे तो आप सिर्फ मस्जिद और मंदिर, हिंदू और मुस्लिम, यही दो नारा पर सारा दिन डिबेट होता है। मगर नेपाल को भी वैसे ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं हमारे कम्युनिटी और जो भी सचेत वर्ग है वो सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि भाई ऐसे लफड़ा से देश को अगर कमज़ोर करना है, किसी देश को अगर ख़त्म करना है, किसी देश का अस्तित्व समाप्त करना है, तो आपको उस देश में आप आइटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बम बारूद मारने की ज़रूरत नहीं। उस पर सिर्फ आप सामाजिक सद्भाव और एकता और सहिष्णुता इसको तोड़ने के लिए वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा आप शुरू कर दीजिए, देश ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हम लोगों को बहुत सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना होगा। यही मैं संपूर्ण, सिर्फ मुस्लिम नहीं, संपूर्ण सचेत और नेपाल को जो मोहब्बत करते हैं वो कम्युनिटी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दे करके हम लोग आगे बढ़ें, किसी के हाहू में हम लोग न चलें। ये अपना देश है, ये देश को देश रहेगा तो हम लोग सब रहेंगे और अपना अधिकार भी मिलेगा। देश नहीं रहेगा तो फिर वही हालत होगा जो अभी मध्य पूर्व में, जैसे गल्फ कंट्री में जो भी लफड़ा हो रहा है, एक साम्राज्यवाद आकर के सारा मुस्लिम को तोड़ फोड़ कर रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है, एक एक को पूरा डिवाइड कर करके एक आपस में लड़ा रहा है। ऐसा स्थिति
कल नेपाल में भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे शक्ति को पहचान कर करके हम लोग को आगे बढ़ना होगा। यही मैं आपसे, आपके टेलीविज़न के मार्फत संपूर्ण कम्युनिटी को आग्रह करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो क्या कहते हैं, यूएन चार्टर में ही है कि किसी भी कौम को या किसी भी इंसान को उसकी पहचान ख़त्म करना है तो वो जो बोल रहा है उसकी ज़ुबान और जो वो कर रहा है उसका कल्चर, ये दो चीज़ उसका ख़त्म कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हमको बचना है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप आए, टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का उर्दू दनक प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ता इसी वक्त एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अब्दुल सलाम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।